मुख्य न्यायाधीश के तौर पर 1 साल पूरा होने के बाद डीवाई चंद्रचूड़ ने एक समाचार पत्र को इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में उन्होंने बहुत से सवालों के जवाब दिए। ये सवाल हर लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट थे। इन सवालों में राजनीति से लेकर के सोशल मीडिया तक तमाम ऐसी बातें थी जिन बातों का मुख्य न्यायाधीश ने जवाब दिया। चलिए हम आपको उनके पूरे इंटरव्यू में दिए गए सवालों के जवाब के बारे में बताते हैं। सबसे पहला उनसे सवाल पूछा गया कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मुख्य न्यायाधीश के रूप में काम करने का अनुभव कैसा रहा। इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि भारत का पैमाना और विविधता इसे वास्तव में अद्वितीय बनाती है। सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित होने के बावजूद देश के हर कोने से उत्पन्न होने वाले कानूनी मुद्दों से निपटता है। इसके अलावा अदालत एक अपीलीय अदालत और एक संवैधानिक अदालत दोनों है। मुख्य न्यायाधीश के रूप में मैं इस बात को लेकर पूरी तरह से सचेत हूँ, एक और आम नागरिकों के मामलों पर निर्णय लेने और दूसरी ओर संपूर्ण राष्ट्र से संबंधित महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्नों के उत्तर देने के बीच एक संतुलन की आवश्यकता होती है। इन मांगों को पूरा करने के लिए हम अदालतों में मामलों की सुनवाई की दर बढ़ा रहे हैं, साथ ही महत्वपूर्ण संवैधानिक मामलों की लगातार सुनवाई भी कर रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश के रूप में मुझे न केवल नागरिकों के विभिन्न समूहों के दावों पर निर्णय लेना है, बल्कि पूरे देश में न्यायालय वितरण के महत्वपूर्ण कार्य पर भी ध्यान देना है। इसका मतलब यह सुनिश्चित करना है कि न केवल सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय ईमानदारी और दक्षता के साथ काम करने में सक्षम है, बल्कि देश भर के जिला अदालतें समाज के सभी वर्गों के नागरिकों के लिए सुलभ और उपयोगी है। मुख्य न्यायाधीश से पूछा गया कि सीजेआई और सुप्रीम कोर्ट के जजों का काम कितना अलग होता है। इस पर सीजेआई ने बोला कि सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश सौंपे गए कुछ प्रशासनिक कार्य करते हैं। हमारे पास न्यायाधीशों की समितियां हैं जो अदालत प्रशासन के विभिन्न पहलुओं पर, जैसे कि कर्मचारी कल्याण, पदोन्नति, सुप्रीम कोर्ट लाइब्रेरी, कैसे प्रबंधन और नए बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए जिम्मेदार होते हैं, केस प्रबंधन और नए बुनियादी ढांचे के लिए जिम्मेदार होते हैं। हालांकि मुख्य न्यायाधीश की भूमिका 2 कारणों से अलग है। सबसे पहले सभी प्रशासनिक मुद्दों पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय के पास होता है। इस संदर्भ में मेरा अधिकांश प्रशासनिक कार्य ESSER जैसे नई पहल के कार्यान्वयन की कल्पना करना और समन्वय, जिसने 34,000 निर्णयों को मुफ्त में ऑनलाइन उपलब्ध कराया, जरूरतों को पूरा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में यूनिवर्सल टॉयलेट का निर्माण किया, LGBTQIA+ समुदाय या देश भर में ICT सक्षम न्यायालयों के निरंतर विकास को सुनिश्चित करना। इसके बाद से सीजेआई से अगला सवाल पूछा गया है कि अधिकारों के टकराव से जुड़े मामलों पर निर्णय लेने में न्यायाधीशों के लिए जनता की धारणा मायने रखती है। क्या सर्वोच्च न्यायालय का झुकाव राष्ट्रीय हित से टकराने वाली स्थितियों में भी मौलिक अधिकारों की रक्षा करने की ओर है? इस पे मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि भारतीय न्यायपालिका के सभी स्तरों पर न्यायाधीशों को विवादास्पद एवं संवेदनशील मामलों में भी निष्पक्ष रहने की प्रशिक्षण प्राप्त होती है। एक और हमें याद रखना चाहिए कि न्यायाधीश इंसान है, वे अखबार पढ़ते हैं, टेलीविजन देखते हैं और वे लोगों से बात भी करते हैं। हालांकि न्यायाधीशों को मिलने वाला प्रशिक्षण, वे जो शांत जीवन जीते हैं, न्यायिक स्वतंत्रता की रक्षा करने वाले महत्वपूर्ण सुरक्षा उपायों और समग्र रूप से पीठ के नरम प्रभाव न्यायाधीशों को सार्वजनिक धारणा के बावजूद निष्पक्ष रूप से मामलों पर निर्णय लेने में अनुमति देता है। आपको याद रखना चाहिए कि सार्वजनिक धारणाएं हर हफ्ते बदलती है, लेकिन न्यायिक करियर दशकों में मापा जाता है। इस प्रकार न्यायाधीश रोजमर्रा की सार्वजनिक धारणा के उतार चढ़ाव से पूरी तरह से अछूते और असंबद्ध होते हैं। वहीं इसके अलावा उनसे सोशल मीडिया पर फेक खबरों को लेकर भी पूछा गया। इस पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि यह सच है कि सोशल मीडिया अनफिल्टर सार्वजनिक चर्चा के लिए एक नए युग का प्रतिनिधित्व करता है और मैंने अपने बारे में डीप फेक या फिर झूठे लेख भी देखे हैं जिनमें मेरे बारे में ऐसी बातें कही गई हैं जो मैंने कभी नहीं कही। हालांकि मेरा मानना है कि इंटरनेट पर हर झूठी या भ्रामक पोस्ट को निशाना बनाने की कोशिश करना व्यर्थ और ध्यान भटकाने वाला है। निश्चित रूप से जब कोई पोस्ट बहुत अधिक तुल पकड़ लेती है और न्यायिक कार्रवाई को कमजोर कर सकती है तो इसका जवाब दिया जाना चाहिए। वहीं से अगला सवाल सरकार के कामों को लेकर पूछा गया। इस पर न्यायाधीश ने कहा कि न्यायालय की भूमिका यह सुनिश्चित करना है कि सरकार के कार्य राष्ट्रीय हित का पालन करते हुए भी हमेशा कानून के शासन और संविधान का सम्मान करें। यह वास्तव में टिप्पणीकारों और शिक्षाविदों को तय करना है कि अदालत किस ओर झुकती है और वे अपनी राय के हकदार हैं, लेकिन न्यायाधीश का कार्य संविधान द्वारा प्रदत्त ढांचे के भीतर प्रत्येक मामले को उसके गुण दोष के आधार पर तय करना है। उनसे अगला सवाल पूछा गया, क्या 160 साल पुराने दंड कानून को अधिक मानवीय और समय के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए उन पर पुनर्विचार करना चाहिए? मतलब बेसिकली क्या जो पुराने लॉज हैं उनमें बदलाव करना चाहिए वक्त के साथ? इस पर सीजेआई ने कहा कि यह संसद के लिए विचार करने योग्य प्रश्न है। निश्चित रूप से हमने भारतीय दंड संहिता के कुछ प्रावधानों को रद्द कर दिया है क्योंकि वह संवैधानिक रूप से अनुपालन नहीं करते थे।
वैश्विक रूप से धारा 377 जो कि समान लिंग के व्यक्तियों के बीच सहमति से यौन संबंध को अपराध मानती थी। हालांकि हमारे सामने विशिष्ट चुनौतियों के अभाव में बड़े विधायी परिवर्तनों की विधानियता पर विचार करना अदालत की भूमिका नहीं है। इसके अलावा उनसे पूछा गया कि राजनीति और न्यायपालिका दो अलग अलग क्षेत्र हैं, फिर भी राजनीतिक हिसाब किताब निपटाने के लिए न्यायिक मंचों का बढ़ता उपयोग देखकर आपके क्या विचार हैं। इस पर डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि सबसे पहले मुझे लगता है कि यह गलत धारणा है कि अदालत लगातार हाई प्रोफाइल राजनीतिक मामलों पर फैसला कर रही। सर्वोच्च न्यायालय सहित देश भर की अदालतों द्वारा किए जाने वाले अधिकांश कार्य व्यक्तिगत नागरिकों के कानूनी विवाद से संबंधित हैं और इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। ये भूमि विवाद, पेंशन दावा या आपराधिक मामलों से संबंधित है। हालांकि क्योंकि राजनीतिक हस्तियों या फिर कारणों से जुड़े मामलों को नागरिकों से जुड़े मामलों की तुलना में काफी अधिक मीडिया कवरेज मिलता है, इससे यह धारणा बनती है कि अदालत राजनीतिक क्षेत्र में भारी रूप से शामिल है। मेरा मानना है कि कानूनी मुद्दों का राजनीतिक असहमतियों पर हमेशा गहरा असर रहा है। बेशक कार्यपालिका और विधायिका न्यायपालिका से अलग क्षेत्र में काम करती है, लेकिन चाहे वो कानूनों की संवैधानिकता हो, चुनाव से संबंधित विवाद हो या सार्वजनिक हस्तियों से जुड़े आपराधिक कार्रवाई हो, अदालतों की हमेशा यह सुनिश्चित करने में भूमिका रही है कि राजनीतिक कानून और संविधान के शासन के दायरे में संचालित हो। मुझे लगता है कि अगर अदालतें ऐसे कई मामलों की सुनवाई कर रही है जिनकी राजनीति पर भी असर पड़ता है, तो यह एक जीवंत लोकतंत्र का संभाविक परिणाम है, जहां विचारों और मुद्दों पर अदालतों सहित कई मंच पर लगातार चुनाव लड़ा जा रहा है। इसके बाद उनसे अगला सवाल पूछा गया और आखिरी सवाल पूछा गया कि PIL के दुरुपयोग पर उनकी क्या राय है। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने में जनहित याचिकाएं एक अमूल्य उपकरण रही हैं। उन्होंने देश के सभी कोनों से नागरिकों को सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की अनुमति दी है। भले उनके पास अदालतों में लाए जाने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाने के लिए आर्थिक या फिर सामाजिक पूंजी ना हो। जहां तक दुरुपयोग का सवाल है, सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही उन परिस्थितियों के संबंध में दिशा निर्देश तैयार कर दिए हैं जिनमें जनहित याचिकाएं दायर की जा सकती हैं। इसके अलावा अदालत की रजिस्ट्री ये सुनिश्चित करने के लिए याचिकाओं की जांच करती है कि वे ठोस कानूनी मुद्दे उठा सके। अंत में जैसा कि लोकप्रिय कहावत है, कानून अंधा हो सकता है लेकिन न्यायाधीश सब कुछ देखता है। न्यायाधीशों को उन जनहित याचिकाओं को खत्म करने के लिए पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित किया जाता है जो तुच्छ है या फिर कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग करती है। इन सुरक्षा उपायों को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि अदालत को जनहित याचिकाओं को प्रतिबंधन करने की आवश्यकता है, क्योंकि इससे न्याय तक पहुंचने से इनकार हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।